कि मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। और जैसा कि हमने अपनी खबरों की शुरुआत में ही कहा कि आज जो कैबिनेट ने फैसले लिए, उन सब फैसलों से हमारे देश के अलग अलग वर्गों को उसका फायदा मिलेगा और दूरगामी परिणाम भी हमारे सामने आएंगे, जिससे जुड़ा है हमारा आज का विशेष। और हमारा आज का विशेष जो कहता है, कैबिनेट के फैसलों में परिलक्षित सबका विकास। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रफुल्ल केतकर, एडिटर ऑर्गेनाइजर, और हमारे साथ जुड़े हैं शिशिर सिन्हा जी, जो सीनियर इकोनॉमिक जर्नलिस्ट हैं। हमारे दोनों मेहमानों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। प्रफुल्ल जी, आज के जो कैबिनेट के फैसले थे, उनको सुनते हुए जहन में एक सोच जो कौंध रही थी, वो ये कि आज़ादी के इतने सालों बाद तक जिस वर्ग के बारे में इस तरह मुखरता से आगे बढ़कर सोचा नहीं गया, या यूं कहें जिन्हें प्राथमिकता में सबसे आगे नहीं लाया गया, उनके बारे में भी सरकार सोच रही है। तो वहीं हमारी आधी आबादी के उन वर्गों को भी साथ लाने की बात कर रही है या आगे बढ़ाने की बात कर रही है, जिनके लिए हम मानते थे कि वो अपनी तकनीक से, अपनी कला से, अपने हिसाब से आगे बढ़ने का प्रयास कर रही हैं, तो उन्हें भी तकनीक से जोड़ा जाए। कुछ नए आयाम भी जुड़ रहे हैं और जो छूट गए उन्हें साथ भी लेकर चल रहे हैं। क्या संकेत देता है ये सरकार को लेकर, सरकार की प्राथमिकताओं को लेकर, सरकार की सोच को लेकर? देखिए, मैं ये मानता हूं कि पहले जो मूलभूत सोच है उसमें अंतर है। केवल सबका विकास की सोच को लेकर नहीं, उस विकास को प्रत्यक्ष लाने की प्रक्रिया में भी। जैसे कि आपने अपने रिपोर्ट में बताया कि मूलभूत जो पहचान है, उनकी संस्कृति है, उसका संरक्षण करते हुए विकास में सहभागिता। क्योंकि ये ऐसी जनजातियां हैं जिनका, या सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में जैसे आपने कहा जी, कि ड्रोन से जोड़ना, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप ने एक अपनी अलग पहचान बनाई है, अपने भारत की अर्थव्यवस्था में एक अलग योगदान भारत की महिलाएं दे रहा है, उसका ये एक तरीके से रिकॉग्निशन है। तो इंटीग्रेशन सारे समाज घटकों का, लेकिन उनकी पहचान बनाते हुए, उनकी विशेषताओं को कायम रखते हुए इसमें इंटीग्रेट करना, ना कि थोपना। तो मुझे लगता है ये अप्रोच जो है, ये बड़ा अलग अप्रोच है, क्योंकि भारत जो है वो एकता के सूत्र में बंधा हुआ है, लेकिन फिर भी उसकी विविधता की अपनी पहचान है। उन विविधताओं का सम्मान करते हुए विकास की धारा में कैसे जोड़ा जा सकता है, उसका एक, मुझे लगता है आज के कैबिनेट डिसीजन एक बहुत अच्छा उदाहरण है। जी, इससे पहले कि मैं शिशिर जी आपसे इन फैसलों के आर्थिक मायने समझूं, एक और सवाल प्रफुल्ल जी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को भी अब 5 सालों के लिए इसका विस्तार किया गया है। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिलता रहेगा। और जब हम ये कहते हैं कि 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं, तो एक वर्ग सवाल भी उठाता है कि आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देना पड़ रहा है। क्या हम इसे देना पड़ रहा है की तरह हमें समझना चाहिए, या फिर हमें इसे एक बड़े व्यापक परिप्रेक्ष्य में समझने की जरूरत है कि इन वर्गों तक विकास के साथ साथ इनको भी रोजगार से जोड़ना या सक्षम करने के प्रति भी सरकार काम कर रही है? तो ऐसे में कैबिनेट के इस फैसले का संदर्भ कैसे देखा जाना चाहिए? देखिए, दो चीजों में मुझे लगता है कंफ्यूजन होता है। एक ये कि हम गरीबी रेखा से बहुत लोगों को बाहर निकल कर आए, इसका मतलब ये नहीं है कि क्योंकि हमारे गरीबी रेखा के जो मापदंड है वो भी बहुत भिन्न तरीके के होते हैं। ऐसे में जो कुछ मूलभूत सुविधाएं, चाहे स्वास्थ्य से लेकर हो, अन्न सुरक्षा से लेकर हो, पक्के मकान से लेकर हो, ये सुविधाएं यदि है, तो वो व्यक्ति अपनी गरीबी रेखा से बाहर निकलने के बाद भी अपने, चाहे रोजगार हो या राष्ट्र निर्माण में योगदान हो, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जो ये गरीब कल्याण योजना जब शुरू हुई तो उस समय की परिस्थिति अलग थी, लेकिन उसके फायदे जब ध्यान में आए कि इसके कारण जो हम एक तरीके से जिसको सही में पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट कहते हैं,
सहभागिता के आधार पर विकास कहते हैं, उसका एक बहुत अच्छा और बड़ा लक्ष्य हम हासिल कर सकते हैं। जैसे आप गैस की जो उज्ज्वला योजना के बारे में देखिए, एक तो हिस्सा ये हुआ कि हमने एक्सेस दिया, महिलाओं को एक्सेस दिया, लेकिन वो लकड़ी लाना हो, धुएं से आजादी हो, इसके कारण उसका जो समय मिला, उसका जो सदुपयोग और कंस्ट्रक्टिव कामों में, सकारात्मक कार्य में जो ऊर्जा लगी है, उसका कोई कैलकुलेशन करेगा या नहीं? तो मुझे लगता है कि इस तरीके से उसको देखना चाहिए कि एक तरफ हम समाज के बहुत बड़े वर्ग को गरीबी रेखा से बाहर निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ समाज जीवन में, राष्ट्र जीवन में और उसके अपनी वैयक्तिक उन्नयन में उसको आगे बढ़ने का मौका भी दे रहा है। इन दोनों का एक संतुलन के रूप में इन दोनों निर्णयों को देखना चाहिए। जी, चलिए शिशिर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका भी इसमें पक्ष क्या है ये भी जानना चाहेंगे। शिशिर जी, आप क्या ऐड करना चाहेंगे इसमें? देखिए, अगर मैं गरीब कल्याण जो अन्य योजना की हम लोग बात करें, इसका एक पहलू तो जैसा प्रफुल्ल जी ने भी जिसकी चर्चा की, सहभागिता और उन लोगों को जो कि गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं, उनके लिए किस तरीके से उनकी और मदद जो है वो जारी रखी जाए। एक पहलू इसका ये भी है कि जब आप 81 करोड़ लोगों के लिए 5 साल तक मुफ्त अनाज की व्यवस्था करेंगे, तो वो अनाज की खरीद कौन करेगा? वो सरकार करेगी। और जब सरकार किसानों से खरीद करेगी तो किसानों के लिए एक बेहतरी की बात ये होगी कि उनको सरकारी जो खरीद मूल्य है, जिसको हम लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं, उस पर उनको अपने अनाज को बेचने की सुविधा मिलेगी। यानी कि यहाँ पर एक पहलू ये है कि किसानों के लिए आर्थिक पक्ष क्या है, किसानों को इसका किस तरीके से फायदा होगा। एक प्रश्न ये भी उठाया जा रहा है कि क्या हमारे पास इतने अनाज उपलब्ध होंगे जिससे कि हम 80 करोड़ लोगों के लिए 5 साल तक हम निरंतर जारी रख सकें। इसका जवाब ये हो सकता है कि किसानों को नई वैरायटी के लिए प्रोत्साहित किया जाए, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्रक्रिया में शामिल हो सके। तो एक तरफ किसानों के लिए खरीद और दूसरी तरफ उनके लिए नए किस्म के बीज के ज़रिए नए किस्म के जो पौधे, नए किस्म की जो फसल हैं, उसकी पैदावार बढ़ा सके। तो इससे जो पूरा कृषि का जो पूरा इकोसिस्टम है वो काफ़ी आगे बढ़ सकता है। इस पहलू पे भी चर्चा होनी चाहिए। केवल ये चर्चा नहीं होनी चाहिए कि कितने पैसे खर्च होंगे। अभी जो पूरा संदर्भ आप देख रहे हैं कि 11 लाख करोड़ रुपए का खर्च होगा। हर साल सरकार पहले ही लगभग 2 लाख करोड़ रुपए बजट के लिए देती है फूड सब्सिडी के तहत। उसमें यदि 5% आप हर साल ऐड करेंगे तो वो उतनी ही रकम आएगी। तो अतिरिक्त खजाने पर बोझ नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ किसानों के लिए हम क्या सुविधा मुहैया करा सकते हैं। कृषि की जैसे बात की है ना, इसी से जोड़ना चाहूंगी मैं, जो ड्रोन को लेकर भी फैसला किया गया है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि सरकार का ये प्रयास है कि अगर हमें विकास करना है तो तकनीक को साथ लेकर बढ़ना ही होगा। क्या ये एक ऐसी पहल है जिसमें एक तीर से कई शिकार, यानी महिलाओं को भी हम सक्षम कर रहे हैं और ड्रोन को कृषि के साथ भी जोड़ रहे हैं और किसानों को भी फायदा दे रहे हैं? क्योंकि इस एक निर्णय से आपकी ड्रोन इंडस्ट्री पे भी फर्क पड़ेगा, ट्रेनर्स भी आएंगे, ड्रोन सखी भी बनेंगी और किसानों को तो लाभ होगा ही। बिल्कुल। देखिए, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा कि जो हमारे जोत के आकार है वो बहुत छोटे हैं, और छोटे आकार होने की वजह से हम सभी जानते हैं कि लगभग 86% किसान हमारे छोटे और सीमांत किसान हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम की ज़मीन है। और उसमें से अगर मैं केवल छोटे किसान की बात करूँ तो वो संख्या लगभग 76% है, जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम की ज़मीन है। छोटे जोत के साथ बड़ी समस्या क्या होती है कि उसमें वैज्ञानिक कृषि को लाना संभव नहीं हो पाता है। लेकिन अब जब ड्रोन के ज़रिए आप कीटनाशकों का जो है छिड़काव करते हैं, या और भी किसी और तरीके से छिड़काव हो, या किसी और तरह के जो कह लीजिए कि बीज की बात हो, उन सब चीज़ों के मामले में ड्रोन काफ़ी उपयोगी साबित हो सकता है। और छोटे जोत में भी ड्रोन की उपयोगिता बन सकती है और उससे लागत में कमी आएगी। दूसरी ओर अगर आप देखें कि जहां पर महिलाओं के जो स्व सहायता समूह की मदद ली जा रही है, उनके लिए भी आत्मनिर्भरता और उनके लिए भी सक्षम बनाने का रास्ता खुलेगा, उनके लिए रोजगार के एक नए मौके बनेंगे। जी बिल्कुल। प्रफुल्ल जी, आज जो फैसले लिए गए उनमें एक बड़ा फैसला पीएम जनमन को लेकर था, जिसके बारे में हमने विस्तार से भी एक्सप्लेन भी किया कि पीवीटीजीज, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होते क्या हैं, इनके विकास को लेकर, क्योंकि इससे पहले हमारे पास आकांक्षी जिला वाली योजना एक सफल उदाहरण के रूप में हमारे सामने है कि हम कैसे बहुत पिछड़े जिलों को भी और अब ब्लॉक्स को भी आगे ला रहे हैं। क्या ये इस बात को भी रेखांकित करता है कि कोई छूटे ना, हर एक को विकास के साथ जोड़ा जाना चाहिए? इस प्रतिबद्धता को परिलक्षित करता दिखता है ये निर्णय?
निश्चित। देखिए, दो जो योजनाएं हैं, एक तो जनजाति क्षेत्र में जनमन योजना को लेकर हो, या ये जो आपने जैसे रिपोर्ट में कहा कि जो जनजातीय समूह अति पिछड़े हैं, इस पूरे परिधि से छूट गए हैं, उनको चाहे आयुष मिनिस्ट्री की स्वास्थ्य सेवाएं हो या शिक्षा के अवसर हो, आर्थिक और सामाजिक योजनाओं का लाभ हो, यहाँ पे मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा केवल छूटने की बात नहीं है, क्योंकि ये सारे समूह अपनी पहचान के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, अपने परिवेश के बारे में बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। वो इसलिए नहीं है कि देखिए, एक प्रक्रिया से वो गुजरे हैं, क्योंकि ब्रिटिश कालखंड में सबसे ज्यादा विरोध जो है, बहुत बार जब हम मेन स्ट्रीम की बात करते हैं, मुख्य प्रवाह की बात करते हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि एक जमाने में वो मुख्य प्रवाह थे, और वो मुख्य प्रवाह से जमीन को, जंगल को, अपने सारे संस्कृति को बचाने के लिए उन्होंने एक लगातार संघर्ष किया है। कानूनी प्रक्रिया कुछ ऐसी बन गई कि जिसके आधार पर वो समाज से एक तरह से कट गए, और उन्होंने उस अपने कोष में रहना ही अपने सुरक्षा का आधार माना। अब उस सुरक्षा की गारंटी रखते हुए उनके जो आवश्यकताएं हैं, चाहे स्वास्थ्य सुविधा, क्योंकि इसमें से बहुत जनजातियां ऐसी है जो एक्सटिंक्ट भी हो रही है, मतलब उसमें बहुत कम संख्या में लोग अभी बचे हैं, खास करके जहां पे अंडमान निकोबार की बात हम करते हैं। तो ऐसे में उनके साथ एक संवाद सेतु बढ़ाने के लिए सामाजिक और स्वास्थ्य की सुरक्षा एक बहुत अच्छा सेतु हो सकता है, और इसीलिए उस संदर्भ में मैं पीवीटी जी की स्कीम को देखता हूं कि एक उनको सुरक्षा की, उनके जो परिवेश है, उनकी जो संस्कृति है, उसके संरक्षण की भी गारंटी मिले, लेकिन फिर भी उनको सारी योजनाओं का लाभ भी मिले। इसका संतुलन रखने में ये योजना बहुत और इसीलिए 9 मंत्रालय हैं जो मिलकर 11 बिंदुओं पर ये सुनिश्चित करेंगे, अब काम करेंगे कि इन तक विकास की बयार, हर पहलू, विकास का हर आयाम इनको छू सके। फिलहाल वक्त इतना ही है। शिशिर जी और प्रफुल्ल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहे न्यूज़ नाइट। और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर